5 साल रोजी रोटी, खेती और बेटी के सवाल पर हम लोग जलील होते आए हैं पत्रकार महोदय। हम बनारसी लोग हैं, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। तो मैं ये पैजामा कुर्ता और सदरी पहन के जब मैं इन सवालों को लिखता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा आत्मदर्द मुझे होता है। और विकास का नाम सुनते अब जैसे ना डर लगता है कि 5 साल कहीं और तो अंधेरा में नहीं हो जाएगा। लाश बह रही थी माँ गंगा में, ये सब विकास पहली दफा शायद मैंने देखा। तो गाली से भी आपको काफी ज्यादा चर्चे में जाना जाता है और सुर्खियों में छाए रहते हैं आप काशी में। पूरा इंटरव्यू आपके ही कैमरे में कैद है पत्रकार। पिछले 5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, एक भी गाली देखना बता दीजिए पूरे बात में। आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे। इस वक्त हम काशी के दौरे पे हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं, इस वक्त मैं सिगरा क्षेत्र में मौजूद हूं और शहर उत्तरी 388 विधानसभा से हमारे साथ एक कांग्रेस के भावी पद प्रत्याशी हरीश मिश्रा एवं बनारस वाले मिश्रा जी, हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि इनका नाम जो है वो प्रसिद्ध है, बनारस वाले मिश्रा जी। अगर इंटरनेट की दुनिया में अगर बात कर ली जाए तो बनारस वाले मिश्रा जी हर एक बच्चे के जुबान पे इनका नाम आता है। सर्वप्रथम इनका स्वागत करता हूं, इनसे चुनावी बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार ये भी आ रहे हैं कांग्रेस में, तो किस प्रकार से अपनी तैयारियाँ करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी इनके चुनाव के प्रति। स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप क्या लगता है इस बार आप उत्तरी 388 विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगभग जोरों शोरों से चलता आ रहा है आपका, और काशी की धरती पे बनारस वाले मिश्रा जी का नाम, इसका पहले हम आपका राज जान लें। बनारस वाले मिश्रा जी, देखिए, बनारस मिजाज का शहर है, बनारस भावना का शहर है, बनारस अपने तेवर से पहचाना जाता है। पिछली जो 5 साल बड़ी क्रूरता से बीता है हम जैसे आम गरीब गुरबों का, नौजवानों का। देखिए, स्थिति आपसे भी छुपी नहीं। हाँ, बशर्ते ये है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर पावें या ना कर पावें, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बेशक पिछले 5 साल रोजी रोटी, खेती और बेटी के सवाल पर हम लोग जलील होते आए हैं पत्रकार महोदय। और इस सवाल और इस दर्द को मैं लगातार अपने सरकार के सामने रख रहा था, यानी योगी सरकार और भाजपा सरकार। सरकार अपने आप को सरकार शायद नहीं समझ पाई दीपक जी, इसलिए वो मेरे ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की, मुझे बदनाम की, मुझे गाली दी। लेकिन हमारे सामने मजबूरी था, हम बनारसी लोग हैं, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, आपको माना जाता है एकदम साधारण व्यक्ति माना जाता है। आप जिस प्रकार से ज़मीन पे रहते हैं और ज़मीनी स्थिति को आप जानते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, तो क्या लगता है आपको एक अलग नया अंदाज का एक नेता माना जाएगा अगर आप विधायक बन गए, अगर आपकी टिकट फाइनल हो जाती है तो? मैं तो आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कुछ हमको मानिए चाहे मत मानिए, मेरे दर्द को ज़रूर मानिएगा, मेरे सवाल को ज़रूर मानिएगा। हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा लेके अपने घर से नहीं निकले हैं दीपक जी। मैं बेहद मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं और जिस उम्र में मुझे 2 जून की रोटी कमा करके स्वाभिमान के साथ अपने घर के बच्चों को देना चाहिए था, मैं ये पैजामा कुर्ता और सदरी पहन के जब मैं इन सवालों को लिखता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा आत्मदर्द मुझे होता है। शायद इस देश में इस भावना को समझने वाला कोई एक दूसरा नेता नहीं है। नहीं तो बनारस वाले मिश्रा जी को राजनीति में आने की ज़रूरत न होती, मैं कहीं इंजीनियर होता। अब बेशक मैं इंजीनियर हूँ पेशे से। जी बिल्कुल। मिश्रा जी, माना जा रहा है कि विकास की अगर हम बात कर लें तो क्या विकास से आप खुश हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? अगर विकास का मानक देखा जाएगा तो हत्याओं में हुआ। अगर मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र की बात कर ले विकास के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास नहीं है, विकास नहीं है, एकदम नहीं है। और विकास का नाम सुनते अब जैसे ना डर लगता है कि 5 साल कहीं और तो अंधेरा में नहीं हो जाएगा, इसलिए विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ कोरोना काल में हुआ, लाशों को हमने देखा, बड़े करीब से देखा, लोग बिलखते हुए नजर आए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, लकड़ियों के लिए लाश बह रही थी माँ गंगा में। ये सब विकास पहली दफ़ा शायद मैंने देखा। और इस विकास के दर्द को अगर कोई राजनीतिक नज़रिए से ले करके मुझे गाली दे और मुकदमा कहे तो वो बेशक उनके लिए वो अच्छा है, और लेकिन मैं अपने सवाल और अपने दर्द। अभी आपने कहा गाली दे, तो गाली से भी आपको काफ़ी ज़्यादा चर्चे में जाना जाता है और सुर्खियों में छाए रहते हैं आप काशी में। तो गाली देना, टिप्पणी करना और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो
ऐसा कुछ माना जाता है, आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि आप गालियों से क्यों बात करते हैं। हमारे दर्शकों को बता दीजिए, गाली से आप क्यों बात करते हैं ऐसे? पूरा इंटरव्यू आपके ही कैमरे में कैद है पत्रकार। पिछले 5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, एक भी गाली देखना बता दीजिए पूरे बात में। आप बताइए, मैं 5 मिनट से आपके सामने देखिए तर्क से बात। आपके बातों में गाली लगता है लोगों को, विपक्ष दलों को? मैंने अभी तक 5 मिनट के बातों में कहीं गाली कोई देते हुए हम देखे हैं? यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए। तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष दल के पार्टियों में? कौन लोग लगा रहे हैं? तो तमाम विपक्ष दल के जो मैं बता रहा हूँ कौन लोग लगा रहे हैं। वो लोग लगा रहे हैं जो लोग हर बात पर गाली देते हैं, जैसे को तैसा, जिनके नज़रिए गाली देने के हो, जिनके नज़रिए सवाल पे जलील करने का हो। वो आदमी को लगता है कि बनारस वाले मिश्रा जी जब भी बोलते हैं जलील करते हैं, गाली देते हैं। मित्र, मैं आपसे एकदम खुले दिल से पूछ रहा हूँ, पिछले 5-7 मिनट के बाद में एक बार भी गाली आपको लगा? और आत्म आकलन करिएगा और कहिएगा जाके उन विपक्षियों से कि मैंने बात किया, कैमरे में कैद है। वो आदमी एक बार भी गाली नहीं दिया, खाली रोते नजर आया। किसके लिए? रोजगार के लिए, सस्ती रोटी के लिए, सस्ती बिजली के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए। क्या अपराध कर दिए मित्र, क्या हो जी? आप आए दिन आंदोलन करते रहते हैं और इस बार आप के लिए आप सड़कों पे आ चुके हैं और पूरी तरीके से आपने तैयारियां कर ली है विधायक पद के लिए। तो क्या लगता है आपको टिकट मिल जाएगी तो ज़मीनी स्तर से किस प्रकार से आप सुनेंगे, और अगर विधायक बन भी जाते हैं तो क्या लोगों का किस प्रकार से आप सहायता करेंगे, और ज़मीनी स्तर पर जाके किन किन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा आपको, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं चुनाव MP MLA बनने के शौक़ से नहीं कर रहा हूँ। ये तमाम वो शौकिया लोग हैं जिनके पास तमाम संसाधन हैं। शायद मेरा शौकिया पॉलिटिक्स होता तो मैं भी उतना संसाधन जुटाता, उसके बाद में आता। आप इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए कि बनारस का 388 उत्तरी विधानसभा, जहां मैं आवेदित प्रत्याशी हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस अगर दे देती है तो, अगर कांग्रेस को ये लगेगा कि मेरे जैसा नौजवान जो उत्तर प्रदेश के सड़कों पर, बनारस के सड़कों पर अपने सवालात के साथ सरकार से रूबरू होता नजर आया बिना डरे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी हमको दे देगी। और नहीं भी देती है तो हमारा सवाल है, मैं उस सवाल को लेकर के चुनाव में भागीदारी करने आया हूँ, इसलिए सिर्फ इस डर से कि कहीं चुनाव के बीच में जो राजनीतिक दलों का साजिश होता है, आम जनता के बुद्धि को, आम जनता के मिजाज को डाइवर्ट करते हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का जो राजनीति चलने लगता है, उसमें ये जो हमारा 5 साल का सवाल है दर्द भरा, वो कहीं गुम ना हो जाए। उस सवाल को जिंदा करने के लिए मजबूरी मेरी ये है कि मेरे जैसा नौजवान 388 उत्तरी विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरा सवाल हल करा दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे शौक नहीं है चुनाव। वर्तमान में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन का सरकार चल रही है, क्या लगता है ये डबल इंजन का सरकार डबल कार्य नहीं कर जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से, बुरा मत मानिएगा, बनारसी आदमी हूँ, मिजाजी आदमी हूँ, और बनारस के ज़ुबान पे कभी कोई ताला नहीं लगा सकता। ये डबल इंजन की सरकार नपुंसक सरकार है, विकास पैदा नहीं हो सकता। बस तो कांग्रेस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया आप लोगों ने, लड़की को 40% टिकट का भी आपने कर दिया, ऐसा कुछ है। तो क्या लगता है इस प्रकार से आप तैयारी करके आगे बढ़ेंगे इस बार? हम आदी आबादी को उनका हिस्सा देना चाहते हैं, नहीं भी दे पाएंगे तो कम से कम आवाज़ तो उठा दिए। हाथरस की तरह हमारे सरकार में किसी दलित के बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया तो नहीं जाएगा। शाहजहाँपुर में, बनारस में, अभी सनबीम स्कूल में, आप यहीं के पत्रकार हैं। तो ये सब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आधी आबादी को हिस्सा चाहिए और उसको देना पड़ेगा। हम पुरुषवादी लोग आज महिला सम्मान में 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इनको तो जलन होता है योगी बाबा को और भाजपाइयों को। ये क्यों जलते हैं बहन बेटियों से, क्यों नफरत करते हैं? सबसे ज़्यादा गलत टिप्पणियों के ऊपर होता है, अभद्र टिप्पणियाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यही बतिया कह देंगे मुकदमा हो जाएगा, और यही बतिया कह देंगे तो भाजपा के लोगों को मिर्चा लग जाएगा, गोली चलवाने लगेंगे, माँ बहन की गाली देंगे। तो देने दो पत्रकार उनको, हम लोग भी गुस्से में हैं और जलालत का जवाब पूरी शिद्दत से देंगे, रुकेंगे नहीं। गाली दे करके कोई जुबान दबा लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप काशी के हैं, काशी में 8 विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस की कितनी पकड़ रहेगी विधानसभाओं में? कांग्रेस की बात छोड़िए, मैं बार बार पत्रकार जी आपसे कह रहा हूँ, मत बात करिए राजनीतिक दलों का
क्यों कांग्रेस सपा बसपा में उलझा रहे हैं हम लोगों को? अरे हमारा सवाल पूछिए ना कि कोरोना काल में 100 रुपया का पेट्रोल खरीदने में किस तरीके से कलेजे से खून चूसा जा रहा था। उस दर्द को समझने की कोशिश करिए इस चुनाव में। वो सवाल आपका भी है। बताओ पत्रकार, मार्क्स के नाम पे पुलिस पीट रही थी कि नहीं इसी बनारस के चौराहों पर? पैसा वसूला जा रहा था। उस दर्द को, उस आक्रोश को क्यों नहीं कहेंगे इस चुनाव में? कहना पड़ेगा। और सड़कें बोल रही हैं हरीश मिश्रा जिंदाबाद। रुतबा के साथ एंट्री करेंगे, हुकूक लेंगे और हिस्सा लेंगे और पूरा लेके रहेंगे इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है इनके फेस पे और काफ़ी नाराज़ हैं, बिलखते हुए भी छाए गए इस पर। इनका जो इंटरव्यू चल रहा है इस बार, आप सब इनके चेहरे पे देख सकते हैं किस प्रकार का इनके अंदर वो चीज़ें हैं कि ये एकदम नाखुश दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इस बार अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो विजय के तरफ ये बढ़ सकते हैं। और आप सबको मैं बता दूं, उत्तरी विधानसभा 388 उत्तरी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे अगर इनको टिकट फाइनल हो जाता है तो। इसी के साथ आप देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।